नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए आपको खबरें दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 9:30 बजे बेंगलुरु स्थित यलहंका वायु स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। एरो इंडिया 2023 के लिए यलहंका वायु स्टेशन पूरी तरह से तैयार। एरो इंडिया 2023 की थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देश लेंगे भाग। लगभग 30 देशों के मंत्री और वैश्विक और भारतीय ओईएम के 65 सीईओज के भाग लेने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को दर्शाया जाएगा। एरो इंडिया 2023 प्रदर्शनी में लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से अधिक रक्षा कंपनियों के भाग लेने की संभावना। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों में शामिल एमएसएमई और स्टार्टअप देश में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की उन्नति, एरोस्पेस में वृद्धि और रक्षक क्षमताओं को पेश करेंगे। एरो इंडिया 2023 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए यूएवी सेक्टर, रक्षा क्षेत्र और भावी प्रौद्योगिकियों को पेश करने वाले कार्यक्रम होंगे। इनके अलावा कार्यक्रम में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस HTT 40, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को निर्यात के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए स्वदेशी एमएसएमई और स्टार्टअप का एकीकरण भी संभव होगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। इसके जरिए विदेशी निवेश सहित सह विकास और सह उत्पादन के लिए साझेदारी भी आमंत्रित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति की आज लखनऊ में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों के साथ बैठक। लखनऊ के बाद राष्ट्रपति वाराणसी जाएंगे। राष्ट्रपति वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। शाम को गंगा आरती में भी होंगी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार चरम पर। सभी दलों ने तीनों राज्यों में झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अगरतला में करेंगे चुनावी रैली। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। राज्य में 16 फरवरी को होना है मतदान। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को त्रिपुरा के राधाकिशोरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और गोमती में किया था रोड शो। मेघालय में भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को होगा मतदान। नागालैंड में भी चुनावी प्रचार चरम पर। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक जी जान से कर रहे हैं प्रचार। राज्य विधानसभा की 59 सीटों के लिए 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। नागालैंड में 13 लाख से अधिक मतदाता 183 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। एक सीट पर पहले ही एक उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के बाद अब 59 सीटों पर होगा मुकाबला। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज अंतिम दिन। सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, तो वहीं अगले भाग में विभिन्न विभागों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। राज्यसभा में आज द कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया जाएगा, तो वहीं निचले सदन में आज द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2022 पेश होने के लिए सूचीबद्ध है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा G20 की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। इस बैठक में भारत द्वारा कोविड महामारी के दौरान विकसित किए गए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, UIDAI, दीक्षा कोविन, ई संजीवनी और अन्य ऐप पर चर्चा की जाएगी। बैठक में साइबर सुरक्षा चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय होगा। इसके अलावा डिजिटल कौशल पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली 3 दिवसीय कृषि प्रतिनिधि बैठक आज से इंदौर में होगी शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक के पहले दिन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण पोषक अनाज और इसके मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के साथ साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन के स्टॉल होंगे। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। कृषि संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए पहले दिन 2 कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग लेंगे, जिसके बाद सहभागी दल सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सामान्य चर्चा होगी। धारा रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक आज से पुणे में हो रही है शुरू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत धारा 2023 के उद्घाटन पर मुख्य भाषण देंगे। धारा शहरों में नदी प्रबंधन के लिए अनसुलझे मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डालेगा और एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने में NIUA तथा भागीदारों की मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कल चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। आसियान और भारत के युवा नेताओं को आसियान भारत संबंध के स्वामित्व की भावना विकसित करने के लिए 16 फरवरी तक तेलंगाना में शिखर सम्मेलन का आयोजन। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा आज से नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश सचिव की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच समग्र सहयोग को आगे बढ़ाने पर होगी चर्चा। क्वात्रा की ये यात्रा नेपाल के विदेश सचिव भरतराज पौड्याल के निमंत्रण पर हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों के बिजली बिल नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक माफ किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ये निर्णय। प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों से बैंक ऋण की किस्त वसूली भी 1 वर्ष के लिए टाली गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2023 की हज यात्रा के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए लद्दाख हज समिति ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन प्रक्रिया के लिए करगिल और लेह जिले के जिला आयुक्तों के कार्यालय में एक प्रकोष्ठ खोला गया है। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए लोग दोनों जिला आयुक्त कार्यालयों में हज प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पौड़ी दौरे में कल सर्किट हाउस की जगह रावत गांव में बने होम स्टे में रात्रि विश्राम किया। उत्तराखंड में होम स्टे की अपार संभावनाएं हैं, ऐसा कहा पुष्कर सिंह धामी ने। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के युक्सोम शहर में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप सुबह करीब 4:15 पर आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। हालांकि भूकंप के कारण अभी तक किसी भी तरह की जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप निवेशकों के नुकसान से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह को किया संबोधित। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसका लाभ किसानों, गरीबों और कामगारों को मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सप्तऋषि के नाम से केंद्रीय बजट को कई क्षेत्रों में बांटा गया है और इसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लाखों करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की गई है और ये राज्य में ईमानदार सरकार और सुरक्षित वातावरण के कारण ही संभव हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में प्रगति की जिस तेज गति को हम देख और महसूस कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सक्षम नेतृत्व के कारण है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश अब आगे की ओर बढ़ रहा है और अब इसकी प्रगति को कोई भी रोक नहीं सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इंडिया की प्रगति संतोष का विषय है। उत्तर प्रदेश 2020 में एक उभरता हुआ इकोसिस्टम राज्य था, लेकिन 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 8,277 स्टार्टअप हैं और राज्य चौथे स्थान पर है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र की योजनाओं को लागू करने में देश भर में अव्वल उत्तर प्रदेश सही मायनों में बहुत तेजी से इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन रहा है। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकास राज्य के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की सफलता में उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में बेहतर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बनाने में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नोएडा सबसे ऊपरी पायदान पर रहा। नोएडा की तीनों अथॉरिटी का कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट का 27% हिस्सा मिला। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तीसरे और अंतिम दिन रविवार को यूपी में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क विकास को लेकर रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 17,507 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि इंजीनियरों के साथ मिलकर हमने ट्विटर मुख्यालय में 2 महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया है। इन समस्याओं के समाधान से अब यूजर्स को सर्च एल्गोरिथम के इस्तेमाल में सहायता मिलेगी। टेक उद्योग में 17,400 से अधिक कर्मचारियों ने वैश्विक स्तर पर फरवरी के महीने में नौकरी खो दी है। भारत में भी कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। 2023 में अब तक दुनिया भर में लगभग 340 कंपनियों ने 1.10 लाख से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की है। यूके इलेक्ट्रॉनिक्स स्किल्स फाउंडेशन ने घोषणा की है कि उसने 2023 के लिए गर्ल्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यक्रम के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। ये कार्यक्रम इंजीनियरिंग क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित कर उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगा। मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने एक नई सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे उपयोगकर्ताओं को iOS बीटा पर चैट में 100 मीडिया तक साझा करने का मौका मिलेगा। 3 सप्ताह बाद देश की पहली रैपिड रेल गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक दौड़ने लगेगी। दिल्ली से मेरठ के बीच वर्ष 2025 में रैपिड ट्रेन का परिचालन किया जाना है। इस पूरे रेलवे कॉरिडोर को 3 खंडों में पूरा किया जाना है। इसका पहला खंड साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबा है।
विश्व में कुछ देश प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं। एक तरफ जहां भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भारी तबाही मचाई हुई है, तो वहीं न्यूजीलैंड भी चक्रवात से प्रभावित है। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड, ऑकलैंड और निकटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात गैब्रियल के कारण तेज हवाएं चल रही हैं, जिस भारी बारिश और बाढ़ और हवाओं के कारण कुछ सड़कें बंद हो गई हैं और हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है। न्यूजीलैंड में चक्रवात के कारण 30,000 से ज्यादा घर बिजली संकट से जूझ रहे हैं। इससे पहले चक्रवात सुदूर नॉरफॉक द्वीप के पास से गुजरा था। नॉरफॉक द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है जहां पर लगभग 1,750 लोग रहते हैं। वहीं न्यूजीलैंड के नॉरफॉक द्वीप पर चक्रवात के असर को देखते हुए ऑकलैंड के निवासियों से भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की अपील की गई है। आसमान में संदिग्ध वस्तुओं और गुब्बारों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी सेना ने अमेरिका कनाडा सीमा के पास ह्यूरोन झील के ऊपर उड़ने वाली एक वस्तु को मार गिराया है। अधिकारियों ने कहा है कि इस महीने इस तरह का ये चौथा मामला है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संदिग्ध वस्तु को मार गिराने का आदेश दिया, क्योंकि ये मिशिगन के ऊपर प्रायद्वीप और यूएस कनाडा सीमा पर ह्यूरोन झील के पास से गुजर रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर अमेरिकी सुरक्षा बल हवाई खतरों के लिए हाई अलर्ट पर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संदिग्ध वस्तु सैन्य खतरा पैदा नहीं कर सकता या निगरानी क्षमता नहीं रखता, लेकिन संभावित रूप से घरेलू हवाई यातायात में हस्तक्षेप कर सकता था। भीषण तबाही झेल रहे तुर्की में एक बार फिर भूकंप आया है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र कहरामानमारास में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि तुर्की के कहरामानमारास शहर 24 किलोमीटर दक्षिण में रविवार को 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। पिछले सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 33,000 के पार हो चुकी है और हजारों घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक रविवार को तुर्की में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29,605 हो गई है, जबकि सीरिया में कुल 3,576 लोगों की मौत हुई है। तुर्की ने भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित हाटाय प्रांत में हवाई अड्डे का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। तुर्की के परिवहन एवं अवसंरचना मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें साझा कर लिखा, हमने हाटाय हवाई अड्डे के रनवे को हुए नुकसान की तुरंत मरम्मत की। हवाई अड्डे ने काम करना शुरू कर दिया है। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फरहाटीन कोका के अनुसार रविवार को विनाशकारी भूकंप के 108 घंटे के बाद बचाव कर्मियों ने तुर्की के हाटाय प्रांत में चमत्कारिक रूप से 2 महीने के बच्चे को इमारत के मलबे से जिंदा निकाला। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दोनों देशों में पहुंचे विभिन्न देशों के आपदा राहत बल मलबे में दबी जिंदगियों को निकालने में जुटे हुए हैं। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। इसके तहत भारत ने रविवार को 7वीं खेप के रूप में 23 टन से अधिक राहत सामग्री सीरिया भेजी है, जिसे दमिश्क हवाई अड्डे पर स्थानीय अधिकारियों ने प्राप्त किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साल भर से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध पर चेतावनी दी है। गुटेरेस ने कहा है कि शांति की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यूक्रेन में स्थिति और खराब होने की आशंका जताई। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 के लिए अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करते हुए भाषण में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि युद्ध यूक्रेनी लोगों पर अनकही पीड़ा पहुंचा रहा है, जिसके गंभीर वैश्विक प्रभाव हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी आगाह किया। गुटेरेस लंबे समय से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए मुखर रहे हैं। वेनेजुएला में यूथ डे पर
सैकड़ों युवा राजधानी कराकस में सरकार के समर्थक और विपक्ष की रैलियों में शामिल हुए। रैली में प्रदर्शनकारियों ने नृत्य किया और नारे लगाए। विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले युवा नेताओं ने लाखों युवाओं को चुनाव में भाग लेने के लिए पंजीकृत करने की गारंटी देने की मांग की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सप्ताह के अंत में रूसी हमलों से क्षतिग्रस्त बिजली उत्पादन प्रणालियों को बहाल करने के प्रयासों की सराहना की। ज़ेलेंस्की ने कहा, उन सभी पर विशेष ध्यान देना चाहूंगा जो हमारे देश की ऊर्जा क्षमताओं को बहाल कर रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऊर्जा के मोर्चे पर जीत की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। हाल के महीनों में रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा सुविधाओं पर लगातार हमले किए हैं। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस को रविवार को देश का राष्ट्रपति चुना गया। क्रिस्टोडोलाइडिस ने एकता सरकार का वादा किया है जो अलग अलग तुर्की साइप्रस के साथ शांति वार्ता में गतिरोध को तोड़ने का काम करेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की है। रोमांचक मुकाबले में भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। पाकिस्तान से जीत के लिए मिले 150 रन के लक्ष्य को भारत ने 1 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। मैच में 53 रन की नाबाद पारी खेलने वाली जेमिमा रोड्रिगेज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महिला विश्व कप में ही श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। बांग्लादेश से मिले 127 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 10 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इस जीत के साथ श्रीलंका अपने ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच गई है। पहली बार आयोजित होने जा रही महिला प्रीमियर लीग के लिए आज मुंबई में खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। इस नीलामी में 409 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इन 409 खिलाड़ियों में 246 भारतीय और 163 विदेशी क्रिकेटर हैं। प्रत्येक टीम के पास कुल 12 करोड़ रुपए की नीलामी पर्स है। इस दौरान टीमें अपनी टीम में न्यूनतम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ी ही खरीद सकती हैं। बंगाल ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में बंगाल ने पिछली बार की विजेता मध्य प्रदेश को 306 रन के अंतर से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। फाइनल में बंगाल का सामना सौराष्ट्र से होगा। रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में सौराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर फाइनल में जगह बनाई। रोमांचक मुकाबले में सौराष्ट्र ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराया। मैच की पहली पारी में दोहरा शतक लगाने वाले सौराष्ट्र के कप्तान अर्पित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को टीम से रिलीज कर दिया गया है। अब उनादकट सौराष्ट्र की ओर से रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेलेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन रविवार को विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी शानदार खेल को जारी रखते हुए लीड्स यूनाइटेड को 2.0 से हरा दिया। मैन यू के रैशफोर्ड और ग्रानाचो ने गोल किए। इस जीत के साथ टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। दूसरे स्थान पर मौजूद मैन सिटी से यूनाइटेड के 2 अंक कम हैं। आईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में खिताब की प्रबल दावेदार मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को 3-1 से हरा दिया। सिटी की तरफ से तीनों गोल पहले हाफ में हुए। मैन सिटी के लिए रोड्री, गुंडोगान और माहरेज ने गोल किए। इस जीत के साथ मैन सिटी ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर मौजूद आर्सेनल के करीब पहुंच गई है। ला लीगा में बार्सिलोना ने शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रविवार को खेले गए मुकाबले में बार्सिलोना ने विलारियाल को 1-0 से हरा दिया है। बार्सिलोना के लिए पेड्री ने 18वें मिनट में गोल किया। इटालियन लीग में नपोली ने क्रेमोनेस को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ नपोली ने लीग में 16 अंक की बढ़त के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। रैपर एमसी स्टेन को बिग बॉस सीजन 16 का विजेता घोषित किया गया, जो रविवार रात से शुरू हुआ और सोमवार तड़के तक चला।
दिग्गज फिल्मकार यश चोपड़ा पर आधारित नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स में नजर आने वाले बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने कहा कि प्रतिष्ठित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमारी पीढ़ी की परिभाषित फिल्म रही है। कोल्डप्ले के गायक क्रिस मार्टिन रियाना के सुपर बाउल हॉल टाइम परफॉर्मेंस को देखने के लिए उत्सुक है और उन्होंने अब तक की उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका बताया है। दक्षिण सनसनी रामचरण बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा के लिए डांस टीचर बन गए। उन्होंने उन्हें एस राजामौली की मैग्नम ओपस RRR के नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब विजेता गीत का हुक स्टेप सिखाया। पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और एक्टर शोएब निकेश शाह, फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर राहत काजमी की फीचर फिल्म द लास्ट कॉफी में नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर समेत कई कलाकार मार्वल फ्रेंचाइजी इंटरनेशनल फिल्म को अपनी आवाज देने जा रहे हैं। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की 2015 में पर्दे पर आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म तमाशा वैलेंटाइन वीक मनाने के लिए सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। बॉलीवुड फिल्म जुग जुग जियो से एक्टिंग की शुरुआत करने वाले वरुण सूद कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज पोटलक के दूसरे पार्ट में नजर आएंगे। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखेंगे आज का एजेंडा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।